हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी परीक्षा आयोग। आप लोग स्वस्थ हैं, क्वेश्चन अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, साथ साथ में हमारे डेली करंट अफेयर्स से फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोग पर डे की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं, साथ साथ में सब जोड़कर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, वो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, पूरी प्लेलिस्ट देखो और ये वीडियो भी आखिर तक देखो, क्योंकि सारे सवाल और जो भी हम डिस्कस करने वाले फैक्ट्स वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं अपना डिस्कशन। और सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है वो है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेंसस ऑफ इंडिया 2027 एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत जनगणना 2027 की अनुमानित लागत कितनी है। बात यह है कि जो जनगणना बेसिकली जिसमें हम लोग भारत में जो पॉपुलेशन रह रही है उनकी जो है एग्जैक्ट काउंट देखते हैं कि कितने जो है हमारे भारत में लोग हैं, उसके साथ साथ में रेशियो कितना है, पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना है, ठीक है, जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, सारे डायमेंशन को कवर करते हैं, जिसको बोलते हैं जनगणना। ठीक है, ये हर 10 साल में होती है। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो है 2011 की जनगणना की, ठीक है, यानी कि इसके बाद से अब तक जो है कोई भी सेंसस हुआ नहीं है। बात ये थी कि 2021 में जो है होने की बात की गई थी, लेकिन 2020 में ही जो है कोविड-19 वायरस आ जाता है और हम देखते हैं किस तरीके से पैंडेमिक आती है और किस तरीके से लॉकडाउन लगता है, तो सारी चीजें जो है डिले हुई। तो अब जो है 2027 में जाकर जो है सरकार कह रही है कि ये हम जो सेंसस है वो पूरा करेंगे। तो इसके लिए कुछ जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई, यानी कि उसके जो अरेंजमेंट में जो खर्चा आने वाला है, किस तरीके से जो है वो काउंट किया जाएगा, लोग लगेंगे, मशीनें लगेगी, तो उसका एक एस्टिमेटेड काउंट बताया है। तो वो बताया है भारत सरकार ने 11,718.24 करोड़ रुपए, ठीक है, इतना जो है इसमें लागत यानी कि एस्टिमेटेड इसकी कॉस्ट होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जानो क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। बेसिकली बात है कि अभी यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव कर दी है चीजें कि कितना कितना इसमें कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, और ये कॉस्ट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है, ये भारत का 16वां जो है वो जनगणना है, यानी कि ये 16th नंबर का सेंसस होने वाला है। ठीक है, 15 हो चुके हैं और ये 16वें नंबर का है। और इंडिपेंडेंट जो भारत है यानी कि आजाद भारत का ये 8वां एक जो है सेंसस होने वाला है। ठीक है, यानी कि जब 1947 के बाद से ये भारत का 8वां जो है वो सेंसस होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बेसिकली बात ये है कि ये जो सेंसस है बहुत ज्यादा यूनिक सेंसस बोला जा रहा है अब तक का, यानी कि इसमें कई सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो अब तक के किसी सेंसस में यूज नहीं की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जानो इसका टाइमलाइन क्या होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये फेज मैनर में की जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फेज 1 की, ठीक है, यानी कि पहला चरण जो है ये अप्रैल से सितंबर 2026 में कंप्लीट हो जाने की बात की गई है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इसमें जो हम हाउस लिस्टिंग करेंगे और हाउसिंग सेंसस को देखेंगे, यानी कि जो जितने घर हैं, ठीक है, उनकी किस तरीके से लिस्टिंग की जा रही है, उन सबको इसमें देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फेज 2 आएगा। ये बोला जा रहा है कि फरवरी 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बेसिकली जो है वो पॉपुलेशन को देखा जाएगा, कितने लोग जो हैं वो रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है लोगों की जो है गिनती की जाएगी और एक डेटा हमारे सामने निकल के आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में जो स्नो बाउंडेड एरिया है, यानी कि जो बर्फ के आसपास के जो एरिया है जहाँ पर बर्फ जो है बर्फबारी देखने को मिलती है, यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जो है सितंबर 2026 तक जो सेंसस कंप्लीट करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना कि 2 फेजेस में यहाँ पे बात की गई है कि फेज 1 अप्रैल से सितंबर 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो फेज 2 है वो फरवरी 2027 तक कंप्लीट होने की इसमें बात की गई। ठीक है, और ये जो है भारत का 16वां सेंसस है, याद रखो, इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये 8वां सेंसस होने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब यहाँ पर बात होती है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो सेंसस होने वाला है, जो रिसेंट अभी आएगा अगला, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसमें क्या क्या ऐसा यूनिक होने वाला है। तो कई सारी चीजें हैं जो इस सेंसस को जो है यूनिक बना रही है। पहली बात तो ये फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस है, यानी कि डिजिटल मोड में होने वाला ये पहला ऐसा सेंसस होगा कि इसमें डिजिटल माध्यम का जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मोबाइल एप्स का यूज किया जाएगा, ठीक है, जो एंड्रॉइड और जो iOS जो है सिस्टम है उसमें भी जो है वो चलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में जो है आप अपने जो जनगणना है उसको खुद से भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन मोड पर जाके आप खुद से भी अपने डेटा को फिल कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो भी आपकी जानकारी होगी वो सरकार तक पहुंच जाएगी। तो सरकार को पता लग जाएगा कि आपने अपना सेंसस कंप्लीट कर दिया, यानी कि आपने जनगणना में भागीदारी दिखा दी है। फिर उसके बाद जो है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया जाएगा, यानी कि जैसे जैसे जो है वो जनगणना होती जाएगी सरकार को पता चलता जाएगा कि यहाँ इस एरिया में जो है वो जनगणना का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सरकार मॉनिटर कर सकती है कि कहाँ कहाँ पर नहीं हुई है, जिससे कि तेजी से काम किया जा सके और
अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने पर भी ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद जो है जीआईएस बेस्ड जो है हाउस लिस्टिंग की जाएगी। इससे क्या होगा कि एक हमको एग्जैक्ट जो है पिक्चर मिलेगी कि इसका जो कोई भी घर है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि लोकेशन के मामले में भी इसमें सुविधा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद जो एनक्रिप्टेड डेटा और साइबर सिक्योरिटी का भी इसमें ध्यान रखा गया, क्योंकि डिजिटल मोड पे होने वाली है तो साइबर खतरों का भी इसको ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से साइबर थ्रेट से जो है इसको बचाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इतना जो है 11,718.24 करोड़ रुपीस का इसमें खर्चा पूरा बताया गया डिजिटल मोड पर होने वाली पहली जो है ये सेंसस होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का सवाल था, सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस करे हैं। ये सारी चीजें याद रखना कि कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट में जरूरी है, तो वो सारा हमने डिस्कस करा। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू ILO 2024 असेसमेंट इंडियाज एवरेज वीकली वर्किंग आवर्स आर, यानी कि ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2024 के डेटा को असेसमेंट करके एक रिपोर्ट अभी सौंपी है। वो बता रहा है कि उसमें बताना है कि भारत में औसत साप्ताहिक कार्य घंटे कितने हैं, यानी कि आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं। ठीक है, कि आप एक हफ्ते में कितना ऑन एवरेज काम कर रहे हैं, कितने आवर्स तक जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ILO ने बताया तो उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग भारत में 45.7 आवर्स का जो है एवरेज वर्क टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि एक एवरेज व्यक्ति पूरे हफ्ते में 45.7 घंटे के आसपास काम कर रहा है, जो कि ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा है वर्क लाइफ बैलेंस को देखते हो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि आपको अपनी पर्सनल जीवन में समय नहीं मिल पा रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस में जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, जिससे कि आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। ठीक है, आपको फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि आप जो स्ट्रेस हो रहा है काम का तो फैमिली पे निकल जा रहा है, या फिर फैमिली का जो स्ट्रेस है वो आप ऑफिस में लेके आ रहे हो, तो आप मैनेजमेंट का जो है आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। काम जरूरी है लेकिन साथ साथ में आपकी मेंटल वेलबींग भी बहुत जरूरी है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई इस तरीके की आपको समस्या देखने को मिलती है तो जरूर कंसल्ट करें। ठीक है, इसमें किसी शर्माने वाली बात नहीं है, उसमें कोई भी एक अलग बात नहीं, एक इन जनरल परसेप्शन है, तो आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और मेंटल हेल्थ को भी एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि फिजिकल हेल्थ को मेन प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने बन के आ रहा है। मेंटल हेल्थ पर लोग बात कम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ हमारे देश में कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। और इस तरीके से अगर आपके सामने कोई इशू हो प्लीज अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर है उससे जाकर, या फिर आप जिससे भी बात करके जो है वो हैप्पी फील करते हैं उनसे जरूर बात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है कि ILO बेसिकली उसने 2024 के असेसमेंट पर एक अपना रिपोर्ट निकाली और बोला गया कि भारत में 45.7 आवर्स एक एवरेज वर्किंग आवर जो है वो माना गया है, यानी कि पूरे वीक में एक व्यक्ति 45.7 आवर्स काम करता है, ये एवरेज निकाला गया है। ठीक है, एवरेज बेसिकली बात है कहीं ज्यादा भी होगा कहीं कम भी होगा, लेकिन एक एवरेज जो डेटा आया वो आया 45.7। ठीक है, और ये जो है ये जो वर्किंग आवर्स है ये ऑलमोस्ट जो है सबसे ज्यादा वर्किंग आवर्स की श्रेणी में आता है भारत। ठीक है, यानी कि ये जो टॉप में सबसे ज्यादा जहां पर जो है वो वर्किंग आवर्स देखने को मिल रहे हैं उसमें भारत शामिल हो चुका है, तो ये बहुत शॉकिंग डेटा है भारत के लिए। ठीक है, और ट्रेंड की बात करते हैं, हालांकि जो है ये थोड़ा सा डिक्लाइन इसमें देखा गया है कि अगर हम 2023 के डेटा की बात करते हैं तो वहां पर जो है वो 46.7 आवर्स था, लेकिन अभी जो डेटा आया है 2024 में वो 45.7 आवर्स आ गया है, लेकिन अभी भी जो है वर्कलोड बहुत ज्यादा है भारत में। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। इसके बाद ये यहाँ पे लिस्टिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो है कौन से स्थान पर आती है। तो अगर UAE की बात करते हैं तो 50.8 जो है वर्किंग आवर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर कंपेयर मत करने लग जाना कि यहाँ पर भारत का तो 45.7 ही है, यहाँ पर तो 50.8 आ रहा है, तो आप इससे कैसे करते, भारत का तो कम ही है भाई, वो भी ज्यादा है ये भी ज्यादा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके साथ लेसोथो की बात करते हैं, यहाँ पर 49.3 आवर्स जो है एक एवरेज वर्किंग आवर्स देखा जा रहा है। फिर इसके बाद आप लिस्टिंग देख सकते हैं, भारत का स्थान यहाँ पर है। ठीक है, 45.7 आवर्स जो है यहाँ पर एवरेज वर्किंग आवर्स है, जो कि यहाँ पर ओवरवर्क की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि विच स्टेट वन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर, यानी किस राज्य ने चौथे लगातार वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीत लिया है। बात है कि देखो, बात ये कि अगर कोई भी जो राज्य है, ठीक है, अपने जो डेवलपमेंट को कर रहा है लेकिन एनर्जी को कंजर्व भी कर रहा है, ठीक है, उसका जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो दोहन नहीं कर रहा है, उसका जो है मिसयूज नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो स्टेट होता है उसको एक अवार्ड मिलता है जिसको बोलते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, जो कि इस साल दिया गया और ये लगातार चौथी बार जो है वो आंध्र प्रदेश को मिला है, यानी कि
4 सालों से आंध्र प्रदेश अपने डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहा है, लेकिन एनर्जी जो है कंजर्वेशन पर भी यहाँ पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने बेसिकली जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 जीत लिया है। ठीक है, और ये चौथी बार है ये लगातार जीत चुका है। ठीक है, चौथी साल इसमें लगातार जीता है। तो ये अवार्ड दिया गया हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर दिया गया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो है ये अवार्ड सेरेमनी होती है, और इसमें आंध्र प्रदेश को लगातार चौथी साल जो है ये अवार्ड मिल जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बेसिकली बात करते हैं अब यहाँ पर कि ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया जाता है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसके द्वारा ये अवार्ड शुरू किया जाता है। अब कब किया गया? 1991 में जो है ये अवार्ड शुरू किया गया था। इसका पर्पस बेसिकली यही है कि इसमें इंकरेज करना कि लोग जो हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है या फिर स्टेट है या फिर कोई भी एक ऐसी एंटिटी है जो ऐसा काम कर रही है कि जो एनर्जी सेव कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये गैस, इन सारी चीजों का मिसयूज नहीं कर रही है। अब जितनी जरूरत होगी आप उतना तो यूज करोगे ही, लेकिन आप इस तरीके से यूज कर रहे हो कि अपना डेवलपमेंट भी कर रहे हो और इसका मिसयूज होने से भी आप बचा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन होता है, इंडिविजुअल होता है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली जो है एनर्जी एफिशिएंसी को जो है ये जो है इंश्योर करती है कि इस तरीके से आप एनर्जी को जो है वो बचाएं और इसका मिसयूज होने से रोकें। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। तो अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द आरबीआई व्हाट इज द टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई के अनुसार भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितने हो गए हैं। अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसमें बताया है कि जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, बात यह है कि अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। ठीक है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार बेसिकली क्या होता है कि किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आरबीआई जो है भारत का एक विदेशी सेंट्रल बैंक हो गया। तो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जो विदेशी मुद्रा होती है, इसके साथ साथ में जो फॉरेन एसेट्स हो गई, यानी कि सोना हो गया, ठीक है, इन सारी चीजें जो जितनी होती है उसका जो प्रॉपर जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, विदेशी मुद्रा के रूप में जो भंडार होता है उसको बोलते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व। तो भारत का भी क्या है, आरबीआई के अनुसार इंक्रीज हुआ है। तो ये डेटा बताया गया है, यूएस डॉलर जो है 687.26 बिलियन जो है यूएस डॉलर भारत का फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ते हैं थोड़ा आगे, समझते हैं डिटेल में। तो आरबीआई ने बताया कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, वो कितना हो गया है 687.26 बिलियन डॉलर जो है भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बात है कि इसकी परिभाषा भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेसिकली क्या होता है, ये रिजर्व एसेट्स होती है जो कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा रखी जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो आप अपने जो इस फॉरेक्स रिजर्व है उसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो है ये दिखाता है कि किस तरीके से इकोनॉमी जो है बूस्ट हो रही है किसी भी कंट्री की। ठीक है, और ये बात ये है कि अगर आप कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, यानी किसी कंट्री ने बैन लगा दिया आपकी किसी ट्रेड पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो आप इसको यूज करके अपनी जो स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल वो बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए कि जिसका फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होगा उसके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी भारत का बड़ा है तो ये अच्छी बात है। और ये किसके द्वारा भारत में मेंटेन किया जाता है और मैनेज किया जाता है, ये किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसी को जो है जो आरबीआई है वही जो है इसको हैंडल करता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी चीज हो सकती है किसको हम फॉरेक्स रिजर्व बोलेंगे, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी, ठीक है, उसके साथ फॉरेन बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पर जो है भारत के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन से कंपोनेंट इसमें शामिल है। तो बेसिकली जो है फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात करते हैं, और ये मेजरली जो है वो यूएस डॉलर जो है उसमें जो है फिक्स है। उसके साथ साथ में जो है वो यूरो हो गया, पाउंड हो गया, स्टर्लिंग, जापानीज येन हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, ये सारे जो है इसमें शामिल है, यानी कि इन सारे करेंसीज में जो है ये फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। इसके साथ साथ में गोल्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड भी जो है भारत आरबीआई के पास रखा हुआ है। फिर एक एसडीआर होता है, ठीक है, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं। ये बेसिकली जो है ये रिजर्व किया गया है आईएमएफ के द्वारा, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना उसके द्वारा बनाया गया जो रिजर्व एसेट है, तो ये आईएमएफ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन बेसिकली आरटीपी, ये बेसिकली क्या होता है, इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी देश को इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ जाती है तो इस फंड का वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो इनोवेटी टेक्नोलॉजीज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ चीता इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस। इनोवेटी टेक्नोलॉजीज को चीता श्रेणी में किस सूचकांक में शामिल किया गया है? ठीक है, बात यह है कि अभी हुरून इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो इनोवेटी है उसको चीता कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि किस टेक्नोलॉजी किस कंपनी को जो है इसमें हुरून इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स में शामिल किया गया है, तो आपको बता देना है इनोवेटी को शामिल किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो बेसिकली जो है ये चीता कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कौन सी लिस्ट में है? तो ये किसके द्वारा बेसिकली, तो आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया चीता गैजल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जो है ये पूरी इंडेक्स है, इसमें जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद इस इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है दो जो ऑर्गेनाइजेशन है आस्क प्राइवेट वेल्थ और हुरून इंडिया के द्वारा ये ज्वाइंटली जो है इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली कई सारी कैटेगरीज हैं, यानी कि 3 कैटेगरी बेसिकली हैं इंपॉर्टेंट। उसमें जो है इसमें जो कंपनीज को जो है स्टार्टअप को जो है वो रैंक दी जाती है। ठीक है, तो पहले हो गया चीता, ये बेसिकली जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग यानी कि सबसे ज्यादा जो है विस्तार करने वाली जो है विकसित होने वाली ये कंपनीज होती हैं। इसके बाद जो है गिजेल होती है, ये बेसिकली जो है स्केलिंग फॉर्म यानी कि इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी जो है जो चेन्स है वो ज्यादा बन रही हैं। ठीक है, और कंपनी का जो है वो मार्केट बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद यूनिकॉर्न कंपनी आती है, ये बेसिकली जो है जिनका जो वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है उसमें जो है इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी रिपोर्ट आप याद रखना, रिपोर्ट का नाम है आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया चीता गैजल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, किसके द्वारा? आस्क प्राइवेट और हुरून इंडिया के द्वारा ये पब्लिश की गई है। ठीक है, और इसको इनोवेटी को इसमें शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि व्हिच कंट्रीज साइंड अ म्यूचुअल वीजा एग्जम्पशन एग्रीमेंट फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स इन 2025। तो 25 में किस देशों ने कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए पारस्परिक वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेसिकली बात यह है कि अभी सऊदी अरब और चाइना ने एक समझौता किया जिसमें कि डिप्लोमेटिक जो उसके टाइज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे बात की गई है, किस तरीके से जो है जो दोनों देश अपने डिप्लोमेटिक टाइज को जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात क्या हुई है? तो बेसिकली बात है सऊदी अरेबिया और चाइना ने एक वीजा एग्जेम्पशन एग्रीमेंट साइन किया है। ये कहां पर किया गया है? तो ये रियाद में किया गया है। चाइनीज इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे वांग यी, और इसके साथ साथ जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर थे प्रिंस फैसल। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है ये समझौता किया गया। अब इसमें जो है कौन कौन जो है फ्री जो वीजा है एक्सेस जो प्राप्त कर सकते हैं, तो सारे नहीं, उसमें कुछ कुछ कैटेगरी यानी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो फ्री वीजा, उसके साथ अपने सर्विस ऑफिशियल पासपोर्ट जो है वो भी वीजा फ्री, उसके साथ में जो है स्पेशल पासपोर्ट जो है इसमें शामिल है जो कि वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स हैं उनको उसको शामिल नहीं किया गया, यानी कि जो नॉर्मल सिटीजन है वो इसमें शामिल नहीं है, जो खाली डिप्लोमेटिक है, ठीक है, सर्विस और ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं उन्हीं को जो है वीजा फ्री एक्सेस यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए डिप्लोमेटिक जो है रिलेशन मजबूत होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की। तो हु वन दी वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट दी ओडिशा मास्टर 2025? ओडिशा मास्टर 2025 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? रिसेंटली बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर 2025 होता है जिसमें जो है उन्नति हुडा जो है वो ये टूर्नामेंट जीत लेती है। इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख रहे होंगे, ये उन्नति हुडा जी हैं। इसके साथ थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो ये ओडिशा मास्टर्स 2025 ये जो है बैडमिंटन का एक जो है टूर्नामेंट हुआ था, इसमें जो है वुमेन सिंगल का खिताब जीता उन्नति हुडा ने। ठीक है, जो कि भारत की ही है। इसके साथ में जो है ये इनका जो फाइनल स्कोर था, इन्होंने जो है ईशरानी बरुआ को जो है 21-7 और 21-10 से हरा दिया। और इसका वेन्यू यानी कि इसका जो फाइनल हुआ था वो होता जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो कि कटक में है। इसके साथ साथ कुछ अदर विनर्स को भी याद रखो, ये भी पूछ सकता है। यहाँ पर मैन सिंगल भी जो है वो भारत ने जीता है, वो है किरण जॉर्ज, ये है इंडिया के, ये भी। उसके साथ वुमेन्स डबल की बात करते हैं तो ये स्लोविया सिस्टर जो कि बुल्गारिया की हैं, इन्होंने जो है ये जीत लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल है। उन्नति हुड्डा ने जो है ये इवेंट वुमेन कैटेगरी में जीता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और ये वीडियो शेयर करो ज्यादा ज्यादा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछिए और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।